ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में से भी कवरेज की अगर बात करें तो कवरेज मेरे हिसाब से इसमें से 2 से 4 नंबर के बीच में कोई ना कोई कवरेज होनी चाहिए। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और ये सैलरी का चैप्टर जैसे बच्चों को पसंद आता है ऐसे हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर भी बच्चों को पसंद आता है। सो हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले उसने बताया चार्जिंग सेक्शन, हर हेड में चार्जिंग सेक्शन होती है। सैलरी में 15 थी, यहाँ पे 22 है। इसने बोला कि भाई हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगने के लिए सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी अ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, ठीक है, बिल्डिंग होनी चाहिए, एसएससी उसका ओनर होना चाहिए, और वो बिल्डिंग जो है वो किसी भी यूज में हो लेकिन उसका खुद का बिजनेस नहीं चलना चाहिए। अगर उसमें उसका खुद का बिजनेस चलेगा तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा। तो सर उसका खुद का बिजनेस चलेगा तो हाउस प्रॉपर्टी में वैसे ही नहीं जाएगा, इनकम थोड़ी आ रही है, नहीं नहीं, यहाँ पे एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। किस पे टैक्स लगता है? एनुअल वैल्यू। बड़ा डिटेल में हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था, राइट। सो 3 कंडीशन, सेक्शन 22 ने 3 कंडीशन बोली कि भाई सबसे पहले तो बिल्डिंग होनी चाहिए, एसएससी उसका ओनर होना चाहिए, और उसमें उसका खुद का बिजनेस नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। ओके, उसने ये बोला। आगे उसने कुछ और पॉइंट्स बोले, लाइक उसने बोला कि भाई वो जो लार्ज स्टेडियम्स होते हैं और जो ओपन एयर स्विमिंग पूल होते हैं उनको हम बिल्डिंग मानते हैं, उनको हम क्या मानते हैं? बिल्डिंग मानते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, ये नहीं देखना कि लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई वो किसकी है, राइट। अगर एसएससी बिल्डिंग का ओनर है तो बस ठीक है, उसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। जो वैकेंट लैंड होती है, यानी कि जो खाली प्लॉट होता है, वो खाली प्लॉट की टैक्सेबिलिटी साइड में नहीं होती, वो अदर सोर्स में जाता है। कहां पे जाता है? अदर सोर्स, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप बिल्डिंग को किराए पे चढ़ाते हो तो किराए की टैक्सेबिलिटी आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड में होती है। लेकिन अगर आप सब लेटिंग करते हो, मतलब आपने खुद भी किराए पे लेके उसको आगे फर्दर किराए पे चढ़ा दिया, सब लेटिंग जिसको बोलते हैं, वो अदर सोर्स में जाता है। कहां पे जाता है? अदर सोर्स में, ठीक है जी। जो ओनरशिप है, ओनरशिप में दोनों ओनरशिप आएंगे, आगे चल के सेक्शन 27 करेंगे। फ्री होल्ड ओनरशिप भी और लीज होल्ड ओनरशिप भी। मतलब अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है तो भी आप ओनर माने जाओगे, लेकिन अगर लीज की वजह से आप ओनर बन गए, आगे चल के सेक्शन 27 बोलेगी कि अगर लीज 12 साल या उससे लंबी होती है तो फिर जो जो लेसी होता है उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। तो भाई फ्री होल्ड में भी आपकी ओनरशिप आ सकती है और लीज होल्ड में भी आपकी ओनरशिप आ सकती है, ठीक है जी। अगेन हमें बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, वो लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग स्टैंड है उसके ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है ना। ओके, आगे अगर टाइटल में डिस्प्यूट है, मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि उस बिल्डिंग का ओनर कौन है, दो भाइयों में मान के चलो डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि उनमें से किसके हाथ में टैक्स करेगा, किसके हाथ में टैक्स करेगा, ठीक है जी। उसके बाद में उसका अपना बिजनेस नहीं होना चाहिए, उसका अपना बिजनेस नहीं होना चाहिए। हमने बात की थी यहाँ पे कि अगर मान के चलो एक पार्टनर अपनी बिल्डिंग अपनी फर्म को किराए पे दे देता है, एक पार्टनर है वो अपनी बिल्डिंग अपनी फर्म को किराए पे दे देता है, अब फर्म उसे किराया देती है, पार्टनर के हाथ में जो किराया है ना वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनर पार्टनर की बिल्डिंग में जो बिजनेस चल रहा है वो फर्म का है और फर्म का वो पार्टनर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी बिल्डिंग में उसका खुद का भी तो बिजनेस चल रहा है। अरे भाई फर्म में पार्टनर है वो, राइट, तो उस फर्म में उसका भी तो हिस्सा है ना, और अगर उसका हिस्सा है तो उसका बिजनेस भी है, और उसका बिजनेस कहाँ पे चल रहा है? उसकी बिल्डिंग में चल रहा है, एंड देयरफॉर उसकी टैक्सेबिलिटी, उसके हाथ में जो किराया आ रहा है उस किराए की टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं हो सकती, क्योंकि तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद हमने बात की थी कुछ ऐसे केसेस जहां पे बिल्डिंग किराए पे चढ़ेगी, बिल्डिंग किराए पे चढ़ेगी लेकिन किराया इस साइड में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे उसमें एक केस ये था कि भी अगर बिल्डिंग का किराए पे चढ़ाना इज सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस, मेन बिजनेस को चलाने के लिए आपने अपनी बिल्डिंग को किराए पे चढ़ाया है, ठीक है ना। मेन बिजनेस को चलाने के लिए आपने अपनी बिल्डिंग को किराए पे चढ़ाया है क्योंकि आपको मेन बिजनेस अच्छे से चलाना था, तो पर्पस देखना है, आप अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना चाहते हो, उसके लिए आपने अपनी अपनी बिल्डिंग को किराए पे चढ़ाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी फैक्ट्री में ये चाहते हो कि आपके जो वर्कर्स हैं वो दूर से आते हैं वो थके ना, उनकी एफिशिएंसी बढ़े। आपने क्या किया, उनके लिए क्वार्टर्स का अरेंजमेंट कर दिया फैक्ट्री में ही, तो आपने उनको जो स्टाफ क्वार्टर्स दिए हैं उसका किराया तो आपके पास आएगा, बट वो किराया आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जा सकता। रीजन सिंपल है, क्योंकि आपको किराए पे चढ़ा के किराया कमाना पर्पज नहीं है, आपका पर्पज है बिजनेस को अच्छे से चलाना, राइट। सो उस केस में किराया साइड में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर बिल्डिंग के साथ फर्नीचर किराए पे चढ़ाया जाएगा, बिल्डिंग के साथ फर्नीचर किराए पे चढ़ाया जाएगा, दो केस बनेंगे, या तो वो सेपरेबल होगा या फिर इनसेपरेबल होगा। ध्यान से सुनना, यानी कि आपने कंपोजिट लेटिंग की है, कंपोजिट मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों किराए पे चढ़ाए, तो अगर ऐसा केस है इसको हम बोलते हैं कंपोजिट लेटिंग, यानी कि आपने दो चीजें इकट्ठी किराए पे चढ़ाई है। अगर ऐसा केस है तो उसने बोला कि भी दो केस हो सकते हैं, उनको अलग अलग किराए पे चढ़ाया जा सकता है या उनको अलग अलग किराए पे नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर उनको अलग अलग भी किराए पे चढ़ाया जा सकता है, हालांकि आपने इकट्ठा किराए पे चढ़ाया है लेकिन उनको अलग अलग किराए पे चढ़ाया जा सकता है, तो उनके किराए को अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। जो बिल्डिंग का किराया है उसे हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ,
और जो फर्नीचर का किराया है उसको आप लेके जाओ अदर सोर्स में या फिर पीजीपी में, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी फ्रीक्वेंसी में ये ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है। लेकिन अगर उनको अलग से किराए पे नहीं चढ़ाया जा सकता, मतलब वो किराए पे चढ़ेंगे तो इकट्ठे चढ़ेंगे, नहीं तो नहीं चढ़ेंगे, राइट, मतलब वो इनसेपरेबल है। क्या है? इनसेपरेबल। तो पूरा का पूरा किराया हाउस प्रॉपर्टी से बाहर चला जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में किराया नहीं आएगा। हालांकि उसमें बिल्डिंग भी किराए पे चढ़ी हुई है, ठीक है ना, हालांकि वो कंपोजिट रेटिंग अलग अलग नहीं हो सकती, मतलब बिल्डिंग के साथ फर्नीचर किराए पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो फिर भी बिल्डिंग किराए पे चढ़ी है, लेकिन फिर भी किराए साइड में नहीं जाएगा। किराया पूरा का पूरा किराया, बिल्डिंग का भी और फर्नीचर का किराया, या तो जाएगा पीजी पेड में या फिर जाएगा अदर सोर्स में। तो हमने ये बोला कि अगर किराए पे चढ़ा पाना सेपरेबल नहीं है, मतलब इनसेपरेबल है। क्या है? इनसेपरेबल। तो बिल्डिंग किराए पे चढ़ने के बाद भी किराया इस साइड में नहीं जा पाया, ठीक है ना। ओके, आगे, अगर किसी के पास कोई बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी हुई है, स्टॉक इन ट्रेड में से फॉर एग्जांपल डीएलएफ वाले ने फ्लैट्स बना रखे हैं और फ्लैट्स उसको बेचने हैं, लेकिन जब तक वो बिके नहीं तब तक उसने क्या किया, उनको किराए पे चढ़ा दिया। तो अब उसके पास वो स्टॉक क्या थे, स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन उनको क्या कर दिया, किराए पे चढ़ा दिया। अब वो किराया जो कहाँ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो पीजी वाले होते हैं, पीजी वाले जो होते हैं, पीजी का बिजनेस जो करते हैं, ठीक है, उनके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगता है। लेकिन अगर कोई कंपनी इसी काम के लिए बनी है, कंपनी अगर इसी काम के लिए क्रिएट की गई, इनकॉर्पोरेट की गई है, कि वो क्या करेगी, प्रॉपर्टी खरीदेगी, उसको किराए पे चढ़ा के किराए की इनकम से अपना बिजनेस चलाएगी। सो अगर कोई कंपनी इसी पर्पस के लिए बनाएगी है, तो कंपनी के हाथ में तो पीजी पेड में जाएगा। लेकिन ये जो नॉर्मल पीजी वाले हॉस्टल वाले होते हैं, इनके हाथ में टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही होती है। हालांकि इस पर डिस्प्यूट जरूर है, लेकिन फिर भी कंपोजिट लेटिंग हमने कर लिया। यहाँ पे कंपोजिट लेटिंग का पॉइंट हम यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। डिस्प्यूटेड ओनरशिप हमने कर लिया। अगर आपके पास इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है तो कोई बात नहीं, इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर मान के चलो आप क्या हो, ओआर हो या फिर आप क्या हो, एनओआर हो। अगर उसका किराया इंडिया में रिसीव कर लिया तो टैक्सेबल। तो वो हम सेक्शन 5 जो कर रहे थे ना, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल। फिर उसके बाद जो 7वां पॉइंट था, 7th पॉइंट था, जो अदर इनकम के बारे में बात करता है कि रिसीव्ड भी बाहर, अक्रूड भी बाहर, ठीक है, सब कुछ बाहर, प्रॉपर्टी भी बाहर, राइट। सो उसके केस में ओआर को तो फिर भी टैक्स देना पड़ता है। ओआर को क्या देना पड़ता है, टैक्स। इसमें वही बात बता रखी है। डिस्प्यूटेड ओनरशिप डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा किसके हाथ में टैक्स लगाएगा। फ्री, टैक्स फ्री प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टी जिस पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। ओके, क्या बताया इसने? फार्म हाउस जो होता है, फार्म हाउस हम करके आए, फार्म हाउस जिसकी इनकम को एग्रीकल्चर माना जाता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। राजा का एक महल, एक्स एक्स रूलर का एक महल, टैक्स नहीं लगता। लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन की प्रॉपर्टीज पर टैक्स नहीं लगता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज पर टैक्स नहीं लगता। ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड है उसकी प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता। चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज पर टैक्स नहीं लगता। पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता। आपके पास अपने खुद के बिजनेस में जितनी प्रॉपर्टी आप यूज करते हो उसके ऊपर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि आपके बिजनेस में यूज होने वाली आपकी बिल्डिंग जो है उसके लिए पीजीपी हेड में हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर तो आपको डेप्शन की रिडक्शन मिल जाती है। और रहने का सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान जो होता है, रहने के जो मकान होते हैं वो 2 माफ होते हैं। कितने माफ होते हैं? 2। याद रखना, पहले एक और था, आजकल 2 चल रहे, ठीक है। इंडिविजुअल एचएफ को ये वाली एग्जाम्पशन मिल जाती है। सो रहने के 2 मकान माफ है, अपने बिजनेस में जितने भी मकान यूज करेंगे सारे के सारे मकान माफ। पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राजा का एक महल, एग्रीकल्चर इनकम जिसको किसको मानते हैं, फार्म हाउस को, वो सारे के सारे टैक्स फ्री माने जाते हैं। अच्छा, जो लोग, क्या लिखा हमने, जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। वाह जी वाह, कमाल कर रखा है। ये क्लास में करते हैं हम यार सारी की सारी चीजें, ठीक है। आगे एनुअल वैल्यू देखो, एनुअल वैल्यू के बारे में बात चल रही थी ना, एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि एनुअल वैल्यू पे तो टैक्स लगेगा। एनुअल वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन 23 ने बोला कि एनुअल वैल्यू निकालो कुछ ऐसे। सो देखो, सबसे पहले, उससे पहले एनुअल वैल्यू पे आए, हम पहले ये समझते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकलती है। हमें पता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, जीएवी। क्या निकालेंगे? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। जीएवी कैसे निकलेगी अभी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस, लेकिन सुनो, म्युनिसिपल टैक्सेस केवल तब माइनस करेंगे जब वो पे हो जाए। क्या हो जाए? पे। और उनको कौन पे कर दे? ओनर। ओनर पे कर दे तब जाके माइनस कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी? एनएवी आ जाएगी। उसके बाद उसमें से क्या माइनस कर देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि एनएवी का 30% होती है, एनएवी का 30%, ठीक है जी। उसके बाद माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। हाउसिंग लोन जो आपने ले रखा उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो इंटरेस्ट, एक सेकंड, क्या क्या किया आपने? आपने जीएवी लिया, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, अगर पे हो गए तो ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की, अब आप इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो। अब इंटरेस्ट माइनस करने के लिए अपने पास 2 केस हो सकते हैं। या तो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, तो इंटरेस्ट माइनस तो होगा लेकिन एक लिमिट तक।
या फिर प्रॉपर्टी लेट आउट होगी, आपने प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा रखा है, तो इंटरेस्ट माइनस होगा बिना किसी लिमिट के। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट लग जाएगी, लेट आउट में लिमिट नहीं लगेगी, याद रखना, ठीक है ना। ओके, अब लिमिट कितने की होगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट या तो होगी 2 लाख रुपए की, या फिर लिमिट होगी 30,000 रुपए की। लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट इस लिमिट से ज्यादा चला गया तो आपको लिमिट तक की रिडक्शन मिल पाएगी, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इस लिमिट से नीचे है तो आपके पूरे इंटरेस्ट की आपको रिडक्शन मिल जाएगी, लिमिट से ऊपर की रिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। 2 लाख की लिमिट कब लगती है? 2 लाख की लिमिट लगती है अगर आपने लोन लिया 1/4/1999 से पहले, सॉरी उसके बाद, 1/4/1999 उसके बाद, एंड आपने लिया है कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए, ठीक है जी, और एक कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन आपने 5 साल में कंप्लीट कर लिया, 5 इयर्स, 5 इयर्स में आपने ये कंप्लीट कर लिया, जब से आपने लोन लिया था उस साल को छोड़ के, जिस साल में लोन लिया था उस साल को छोड़ के अगर आपने 5 साल में मकान बना दिया या खरीद लिया, तो अगर ये 3 कंडीशन पूरी कर दी, लोन इस डेट के बाद लिया गया है, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए लिया गया, 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके रख दिया आपने, सो ये अगर कंडीशन पूरी कर दी तो लिमिट 2 लाख की हो जाएगी, नहीं तो लिमिट 30,000 की होगी। लिमिट कितने की होगी? 30,000 की होगी, ठीक है जी। हाँ, एक चीज और, इंटरेस्ट की रिडक्शन लेने के लिए अक्रूवल बेसिस देखना होता है, इंटरेस्ट की पेमेंट करो या ना करो लेकिन आपको रिडक्शन मिल जाएगी, याद रखना। इंटरेस्ट की रिडक्शन जैसे ऊपर म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन तो मिलती है पेमेंट बेसिस पे, है ना, म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन कब मिलती है? जब वो पे होते हैं, राइट, लेकिन इंटरेस्ट की रिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे मिल जाती है। ओके जी। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, अगर बैंक ने आपको, आपने बैंक का इंटरेस्ट टाइम पे नहीं किया, अगर आपने बैंक का इंटरेस्ट टाइम पे नहीं पे किया तो बैंक क्या करेगा? आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं मिलेगी, केवल इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग गया उसकी रिडक्शन नहीं मिलती है जी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद, उसके बाद निकालना सीखते हैं सबसे पहले जीएवी। जीएवी के लेकर हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई होगी, ये रही प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। जीएवी फटाफट से इसमें जीएवी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जीएवी कैलकुलेशन कैसे होती है? उसने बोला कि अगर पूरा साल लेट आउट है, अगर प्रॉपर्टी क्या है, पूरा साल लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उसके केस में उसने बोला कि आप क्या करो, हायर ले लो, हायर ले लो, क्या? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का पूरा नाम क्या होता है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल एज रिड्यूस्ड बाय अनरियलाइज्ड रेंट। एक्चुअल रेंट ले लो पूरे साल का, माइनस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है ना। ओके, सो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल एज रिड्यूस्ड बाय अनरियलाइज्ड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। सो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड विच एवर क्या लेना है? हायर लेना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है? बच्चा बच्चा जानता है सर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इनमें से विच एवर इज हायर, लेकिन इनका हायर और स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर, हमने ये तो किया था, म्युनिसिपल फेयर विच एवर इज हायर, इनका हायर और स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी बोलती है वो केस है जहां पे प्रॉपर्टी का एक पार्ट, मतलब प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर में लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर वैकेंट है, मतलब कुछ दिन वो किराए पे चढ़ी, कुछ दिन खाली पड़ी रही, खाली पड़ी, ठीक है। उसमें क्या बोला? उसने बोला कि भाई मेथड वन, मेथड वन ये बोलता है, अपने पास 2 तरीके होते हैं वैसे इसमें, मेथड टू भी है अपने पास, मेथड टू भी अपने पास, ठीक है। मेथड टू वैसे आसान होता है, मेथड टू कर लें? हाँ, मेथड टू कर लो सर। देखो मेथड टू क्या बोलता है, वो बोलता है स्टेप वन, पूरे साल का फुल ईयर का एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो। कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं? वो प्रॉपर्टी जो कुछ दिन खाली रही, कुछ दिन क्या रही, किराए पर रही, ठीक है। पूरे साल का एक्सपेक्टेड निकालो, फिर भी पूरे साल, हालांकि कुछ दिन खाली लेकिन पूरे साल का एक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद फुल ईयर एक्चुअल रेंट, पूरे साल का एक्चुअल रेंट निकालो, ठीक है जी। फिर उसके बाद इन दोनों में से क्या कर दो? विच एवर इज हायर ले लो। और लास्ट में स्टेप नंबर 3 में वैकेंसी लॉस माइनस कर दो। वैकेंसी लॉस का मतलब होता है जितने दिन आपकी प्रॉपर्टी खाली रही, अगर प्रॉपर्टी आपकी खाली रही तो आपको लॉस हो गया ना भाई, किराया नहीं आया ना, राइट। सो वैकेंसी लॉस माइनस कर देंगे, बस जी भी आ जाएगी, बिल्कुल आसान, राइट। और अगेन एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा? एक्चुअल रेंट का मतलब है यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल एज रिड्यूस्ड बाय अनरियलाइज्ड रेंट, राइट। सो रिसीव्ड भी ले रहा है, रिसीवेबल ले रहा है, लेकिन उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना है। लेकिन सुनो, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस केवल तब होता है जब कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। रूल 4 की 4 कंडीशन, रूल 4 की 4 कंडीशन, रूल 4 की 4 कंडीशन पूरी होने पे अनरियलाइज्ड रेंट की रिडक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, पूरा साल किराए पे चढ़ी हुई प्रॉपर्टी, जिन प्रॉपर्टी को आपने पूरा, सॉरी, फुल ईयर एसओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड, पूरा साल आपके पास मकान, आप खुद रहते हो, ऐसी ऐसी 2 प्रॉपर्टी माफ होती है। ऐसी ऐसी 2 प्रॉपर्टी क्या होती है? माफ होती है, जिनकी जीएवी क्या होती है? जीरो होती है। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होती है? जीरो होती है। एनएवी क्या होती है? जीरो होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है अप टू लिमिट, या तो 2 लाख या फिर 30,000 की लिमिट लग जाती है। लेकिन सब कुछ क्या होता है? 0 0 0, लेकिन केवल एक डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट। किसका मतलब? इस प्रॉपर्टी में इनकम तो नहीं हो सकती, इसमें लॉस ही हो सकता है। बहुत बेहतरीन चार्ट बनाए थे ये क्लास में, और बहुत टाइम लगा के हमने इनको समझा था। हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, ये एज्यूम करता हूं कि आप क्लास के साथ साथ इन चीजों को पढ़ रहे थे, नहीं तो फिर आपके ऊपर से जाएंगी चीजें, प्लीज, राइट। सो प्लीज, सो अगली प्रॉपर्टी है पार्ट ऑफ द लेट आउट, पार्ट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब कुछ दिन किराए पे चढ़ा रही, कुछ दिन आप रहे उसमें, उस प्रॉपर्टी में कुछ दिन किराए पे चढ़ाई, कुछ दिन आप रहे। उसने बोला हायर ले लो, क्या ले लो? फुल ईयर का एक्सपेक्टेड रेंट ले लो, पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट ले लो, और जितने पीरियड वो किराए पे रही उतने दिन का रेंट ले लो, यानी कि पूरे साल का एक्सपेक्टेड और किराए वाले पीरियड का किराया ले लो, ठीक है जी। बस इनमें से क्या कर देंगे? विच एवर इज हायर कर देंगे, बिल्कुल आसान। उसके बाद एक मकान का कुछ हिस्सा
एक मकान का कुछ हिस्सा जो है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड और कुछ हिस्सा लेट आउट है, यानी कि एक ही मकान के दो टुकड़े कर दिए गए, उसमें से कुछ मकान में आप रहते हैं, कुछ मकान में किराएदार रहता है, राइट। एंड देयरफॉर उसने बोला कि इनको दो प्रॉपर्टी मान लो, जिस पोर्शन में आप रहते हो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड होने का मतलब उसमें जीएबी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, म्युनिसिपल टैक्स क्या हो जाएगी जीरो, एनएवी क्या जीरो, स्टैंडर्ड जीरो, इंटरेस्ट भी डिडक्शन मिल जाएगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। और जो प्रॉपर्टी जो पोर्शन उसका लेट आउट है उसको लेट आउट मान लो। अब जो लेट आउट पोर्शन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे विच एवर इज हायर। हायर क्या होगा, एक्सपेक्टेड, लेकिन सुनो एक्सपेक्टेड पूरे मकान का नहीं, पूरे मकान का एक्सपेक्टेड निकाल के लेट आउट पोर्शन का यानी कि 40% निकालेंगे, पूरे मकान का एक्सपेक्टेड निकाल लो पहले, उसका फिर 40% करेंगे, क्योंकि हम केवल 40% के ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड और पूरे साल का किराया ले लेंगे, पूरे साल का, क्योंकि देखो किराए का प्रोपोर्शन थोड़ी करना है अपने को, किराया तो केवल आपको 40% हिस्से का ही तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी किराएदार आपको पूरे मकान का किराया दे देगा, नहीं रहता 40 में तो 40 का हिस्सा देगा, ठीक है जी, ओके। सो रेंट आपका और प्रोपोर्शनल एक्सपेक्ट ये कर लेंगे, जीएवी आ जाएगी, जीएवी के बाद म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, लेकिन सुनो म्युनिसिपल टैक्स भी प्रोपोर्शनेट, क्योंकि आपने पूरे मकान के म्युनिसिपल टैक्स पे किए होंगे, लेकिन आप तो 40% की कैलकुलेशन करो तो 40% लेने पड़ेगा, ठीक है जी। एनए भी आ जाएगी, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्शन माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करने के बाद इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। सुनो इंटरेस्ट यहाँ पे भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी को हमने दो प्रॉपर्टी ट्रीट किया है। और लास्ट में है मोर देन 2 हाउसेस आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपके पास 2 से ज्यादा मकान है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास 4 मकान है, 5 मकान है, और पांचों के पांचों मकानों में आपका परिवार रहता है, बहुत बड़ा परिवार है आपका, ठीक है ना। सो 5 हाउसेस सारे के सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 2 मकान तो माफ हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी 3 बच गए उनको डीएलओ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, डीएलओ, डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। और जो डीम लेट आउट होते हैं उसके केस में जीएवी क्या बनती है, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है ना, राइट सर। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। रूल 4 की 4 कंडीशन, भाई अनरिलाइज रेंट की रिडक्शन तब मिलती है जब ये 4 कंडीशन पूरी हो जाए। 4 कंडीशन क्या होती है हम जानते हैं। पहली कंडीशन क्या बोलती है, टेनेंसीज बोनाफाइडे, मतलब किराए पे जब आपने चढ़ाया तो गुड इंटेंशन के साथ आपने किराए पे चढ़ाया था, मतलब इंटेंशन मेला फाइडे नहीं थी उस केस में, ठीक है जी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उस डिफॉल्टिंग टेनेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को खाली कर दिया, या आपने उसको प्रॉपर्टी को खाली करवाने के सारे स्टेप्स उठा लिए, ठीक है जी। उस डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट को दाल में काला दिखेगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ओके। और तीसरा, आपने रेंट वसूली के सारे स्टेप्स उठा लिए, तो उसने 4 स्टेप्स बताए, क्या, टेनेंसी बोनाफाइडे थी, पहले आपको कुछ डाउट नहीं था, ठीक है, आपने मकान को खाली करवा लिया या खाली करवाने के सारे स्टेप्स आप उठा चुके हो, ठीक है जी। उसके बाद उसके पास डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास आपकी कोई प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और लास्ट में किराया वसूली के सारे स्टेप्स आपने उठा लिए हैं, ठीक है ना, ओके। ऊपर मकान खाली करवाने के स्टेप्स हैं और नीचे किराया वसूली के स्टेप्स हैं। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो जो अनरिलाइज रेंट है उसकी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। उसके बाद इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट में हमने एक बात की थी कि इंटरेस्ट की जो रिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट की रिडक्शन के लिए हम कुछ ऐसे करते हैं कि आपको क्या करना होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अब सुनो, जो प्री वाला इंटरेस्ट होता है वो कैसे करेंगे आप, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से शुरू होता है, जब से आपने लोन लिया वहां से शुरू होगा, और ये कहां तक चलेगा, जिस साल में आपका मकान बनके तैयार हुआ ना उससे ठीक पहले जो 31 मार्च आया था उस पीरियड को आप क्या मानेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन मानेंगे, और उस पीरियड का आप इंटरेस्ट निकालेंगे, उस इंटरेस्ट की आपको रिडक्शन मिलेगी 1/5 करके 5 सालों तक। सो हम क्या करेंगे, जो आपको डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की, उसमें 1/5 आएगा प्री कंस्ट्रक्शन का और आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट आएगा। सो दोनों को मिला के आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी, पिछला इंटरेस्ट भी, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी, और आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट भी मिला के आपको रिडक्शन मिलेगी। लेकिन सुनो, प्री वाले की रिडक्शन मिलेगी आपको 1/5 करके 5 सालों में, ठीक है। और इंटरेस्ट की रिडक्शन अपने को तब से मिलनी शुरू होती है जब आपका मकान बनके तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोन लेते आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलनी शुरू, नहीं नहीं नहीं, जब आपका मकान बनके तैयार हो जाएगा तब आपको रिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक स्टॉक इन ट्रेड वाला था जैसे हम डीएलएफ वाला एग्जांपल कर रहे थे ना, डीएलएफ वाला, तो उसने बोला कि अगर मान के चलो किसी के पास कोई प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी हुई है, स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी है, और उसने उसको किराए पे नहीं चढ़ाया। अब देखो, उसने डीएलएफ वाले ने फ्लैट्स बनाए, फ्लैट्स अभी उसने किराए पे नहीं चढ़ाए, खाली पड़े हुए, राइट, खाली पड़े बेचारे के फ्लैट नहीं बिक पा रहे, और गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा दे तो ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा, राइट। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, काम करो, आपके फ्लैट्स अभी बिके नहीं है, आपके स्टॉक इन ट्रेड में पड़े हुए हैं, क्योंकि एनुअल वैल्यू टैक्स लगता है ना। देखा जाए तो एनुअल वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपके मकान की जो एनुअल वैल्यू बनेगी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सो स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर टैक्स ना लग जाए इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेक्शन 23(5) में ये बोला कि भाई एज पर दिस सबसेक्शन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी टेकन टू बी निल
इसकी प्रॉपर्टी, ये जो स्टॉक इन ट्रेड है, इसकी एनुअल वैल्यू भी निल मान लेंगे अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो। क्या उसने बोला, द प्रॉपर्टी बीइंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयरटू इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये स्टॉक इन ट्रेड में होनी चाहिए। ये आपने किराए पे नहीं चढ़ाई, नॉट लेट आउट, आपने इसको किराए पे नहीं चढ़ाया, ठीक है ना, ओके। आगे उसने बोला कि 2 साल तक, उसने बोला बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली अप टू 2 years। अब 2 years देखो कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट कंप्लीशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीटेड अथॉरिटी। उसने बोला जिस साल में आपका मकान बनके आपको सर्टिफिकेट मिला था ना, उस साल को छोड़ दो और उससे आगे आने वाले 2 साल, और इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 से ज्यादा टाइम मिल सकता है अपने को, ठीक है ना, ओके। जिस साल में आपका मकान बनके तैयार हो उस साल को छोड़ दो और आगे आने वाले 2 साल और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट का मतलब है कि आपके इस मकान के लिए एनुअल वैल्यू मानी जाएगी निल। जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान में 2 मकानों की एनुअल वैल्यू क्या मानी जाती है, निल मानी जाती है, ऐसे स्टॉक इन ट्रेड में भी एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी, निल मानी जाएगी, लेकिन केवल 2 साल तक, ठीक है सर। उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में हमने बात करी ली, 1/5 करना पड़ेगा आपको। अच्छा बताना, कल को अगर आप रिकवरी कर लोगे आपके अनरिलाइज्ड रंट की, अगर आप रिकवरी कर लोगे तो उसका क्या होगा सर, रिकवरी जब कर लेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन सुनो, जो रिकवरी करेंगे आप उसमें से 30% माइनस करने के बाद टैक्स लगेगा, उसमें से 30% माइनस करने के बाद क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद है डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप वाला पॉइंट कर लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो डीम्ड ओनरशिप का मतलब ये होता है कि भाई उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर तो कोई और होगा, लेकिन डीम्ड ओनर किसी और को माना जाएगा। मतलब एक्चुअल ओनर तो कोई और है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्चुअल ओनर तो वाइफ है, लेकिन हस्बैंड को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, एंड देयरफॉर टैक्स कौन देंगे, हस्बैंड देंगे। सो डीम्ड ओनर का मतलब होता है वो एक्चुअल ओनर नहीं है, लेकिन उसे उसे टैक्स देने के लिए डीम्ड ओनर माना गया है, एंड देयरफॉर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो कौन से केसेस ने बोला। सबसे पहले, अगर ट्रांसफर टू स्पाउस है, अगर कोई मकान स्पाउस को ट्रांसफर किया गया, किसको ट्रांसफर किया गया, स्पाउस को, बिना कंसिडरेशन के, बिना कंसिडरेशन लिए और बिना एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब उनका कोई डिवोर्स भी नहीं हो रहा और उसने कंसिडरेशन भी चार्ज नहीं किया, उस केस में जो ट्रांसफर स्पाउस को कर, जो मकान स्पाउस को ट्रांसफर किया जाएगा उसके केस में हस्बैंड को टैक्स देना पड़ेगा, याद रहेगा, राइट सर। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं अगर कंसिडरेशन ले लिया या फिर उनका डिवोर्स हो रहा है और डिवोर्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप नहीं आएगी, अदरवाइज डीम्ड ओनरशिप आ जाएगी। तो डीम्ड ओनरशिप कब आएगी सर, डीम्ड ओनरशिप आ जाएगी अगर अगर स्पाउस को मकान ट्रांसफर किया जाएगा तो नॉर्मली आ जाएगी, लेकिन कब नहीं आएगी, जब पैसे ले लिए जाए मकान के बदले में, इसका मतलब एक किस्म से बेच दिया, या फिर उनका डिवोर्स हो रहा है तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप नहीं आती। सिमिलरली आगे, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, अगर माइनर चाइल्ड को मकान ट्रांसफर कर दिया गया तो उस केस में भी डीम्ड ओनरशिप आ जाएगी, लेकिन डीम्ड ओनरशिप कब नहीं आएगी, जब जब एडिक्वेट कंसिडरेशन ले लिया जाए, मतलब आप पूरे पैसे ले लो उस मकान के बदले में। अगर आपने उसको पैसे लेके ट्रांसफर कर दिया तो इसका मतलब आपने फिर उसको माइनर को बेचा है, उसको क्या किया है, बेचा है। या फिर वो एक माइनर मैरिड डॉटर का केस है, माइनर मैरिड डॉटर के केस में भी डीम्ड ओनरशिप नहीं आती, इसमें कुछ और आता है जो हम क्लबिंग के चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट जो होते हैं, जो स्टेट यानी कि जो प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा नहीं हो सकता, उसका जो होल्डर होता है ना, उस जिसकी जिसकी पोजेशन में वो होता है, जो उसका होल्डर होता है, उसकी जो डिक्री लिखी उसके अंदर जो उसका होल्डर है, उस होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि उसका ओनर नहीं है, उसका एक्चुअल ओनर नहीं, लेकिन फिर भी उसे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसका क्या है, होल्डर है। इम्पार्टिबल स्टेट वो होती है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, हालांकि जो फ्लैट्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो फ्लैट्स होते हैं वो सोसाइटी के नाम पे होते हैं, लेकिन उनके जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, मेंबर्स को उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि मेंबर्स को डीम्ड ओनर माना जाता है अपने अपने फ्लैट्स के लिए, ठीक है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी की डील हो रही है, प्रॉपर्टी की डील होते टाइम अगर मान के चलो पैसे दे दिए, पोजेशन ले लिया, लेकिन डीड बाकी है, डीड अभी नहीं हुई है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, 3 काम होते हैं ना, पैसे देते हैं, चाबी लेते हैं और फिर एक रजिस्ट्री होती है, एक दिन रजिस्ट्री होती है। जिस दिन ये 2 काम हो गए, पैसे दे दिए, चाबी ले ली, जिस दिन 2 काम दे दिए उस दिन से बायर जो है, बायर को डीम्ड ओनर माना जाएगा। हालांकि अभी उसका एक्चुअल ओनर कौन चल रहा है, सेलर, लेकिन बायर को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, ठीक है। लीज अगर अगला पॉइंट, लीज अगर 12 साल या उससे लंबी है और वो रिन्यू 1 साल के बाद होती है, लीज का टोटल पीरियड 12 साल या उससे लंबा है और वो रिन्यू 1 साल के बाद होती है, तो उस केस में भी जो लेसी होता है, लेसी को डीम्ड ओनर माना जाता है। किसको, लेसी को डीम्ड ओनर माना जाता है, याद रहेगा ना, राइट सर। तो ये इसमें बताया गया था जी। एक छोटे मोटे केस लो हमने क्लास में कर लिए थे, ठीक है। तो ये था अपना हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर।